मोदी जी का दावा है कि 1 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार मिल चुका है। क्या रोजगार मिला है? पकौड़ा बेचने का और ऑटो चलाने का। मोदी जी क्या बता रहे हैं कि नाली के कचरे से जो गैस निकलता है उससे चाय बना लीजिए, ये रोजगार मिला है। तो कन्हैया जी, आप उसको रोजगार नहीं मानते? मुद्रा योजना के तहत जो रोजगार मिला है या जो भी कुछ वो योजनाएं ला रहे, क्या आपको लगता है कि वो कोई काम की नहीं है? एक वरिष्ठ पत्रकार को चैनल से निकाला गया क्योंकि उस वरिष्ठ पत्रकार ने क्या किया कि अपने रिपोर्टर भेज करके उन महिलाओं को ढूंढ करके निकाला जिनके संबंध में प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा करके कह रहे थे कि इनको लाभ दिया गया। जब उस महिला से रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, तो उस महिला ने बताया कि नहीं, कोई लाभ नहीं मिला, हमको ये कहा गया कि आप वहाँ आ जाइए और ये बात बोल दीजिए, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए हम वहाँ जा करके बोल दिए। ये तो तमाम योजनाएं जो आज अनाउंस की जाती है उसकी स्थिति है। आप कोई पे जाकर के बता दे कि कितने रोजगार पैदा हुए हैं। मैं बताता हूं आपको, इस देश में लगभग 5 लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष तैयार होते हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ, ये सरकार कहती है। तो 1,35,000 अगर रोजगार कुल पैदा हुआ और 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं, इसका मतलब ये है कि लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। बाकी बीएससी करने वाले, बाकी बीकॉम करने वाले, बीए करने वाले, एमए एमएससी करने वाले, एमबीए करने वालों की बात ही ख्याल से कि कोई इंजीनियर यदि पकौड़ा बेच रहा है तो ये इसके लिए रोजगार नहीं है, वो अपने लिए किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। काम सब बराबर होता है, मैं किसी काम को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके योग्यता के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए ना। आप मान लीजिए बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं और आपके हाथ में कैमरा दे दें तो आपको रोजगार थोड़ी है। कैमरा तो वो पकड़ेगा जो कैमरा का एक्सपर्ट है। तो ये है कि किसी की टोपी किसी की सर पहना करके ये अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर देश में आर्थिक विकास हुआ है तो वो आर्थिक विकास जमीन पे में नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर जीडीपी बढ़ा है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी होगी, और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी होगी तो क्रय विक्रय भी बढ़ा होगा। और आप बता दीजिए कि लोगों के क्रय विक्रय की क्षमता जो है वो बढ़ी है या घटी है। मेरी राय में, मैं जितना घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों की क्रय विक्रय करने की स्थिति कमजोर हुई है। जीएसटी आने के बाद बहुत सारे छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं। कन्हैया जी, लेकिन ये तो कांग्रेस के काल में भी होता था। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के काल में भी होता था। और आपने दाभोलकर की बात की, तो दाभोलकर की हत्या तो मतलब कांग्रेस के सरकार के थी जब महाराष्ट्र में, तभी हुई थी। तो क्या ये सब कांग्रेस के काल में नहीं हो रहा था और सिर्फ अभी हो रहा है? देखिए, एक बात बताइए, जब कांग्रेस के काल में समस्या थी तब भी लोग सवाल उठा रहे थे, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के काल में जो गलत चीज़ें हो रही थी उसके खिलाफ बोल नहीं रहे थे लोग, आज भी बोल रहे हैं। तब भी जो बुराइयां थी, जो तकलीफ था लोगों का, उसको लेकर के लोग संघर्ष कर रहे थे। और कांग्रेस से यदि लोग खुश होते तो कांग्रेस ही सरकार में होती। फिर लोगों ने कांग्रेस को हटा करके बीजेपी को क्यों चुना? मैं समझता हूँ ये बहानेबाजी है कि आप अपनी नाकामी छुपाने वादा करके आई थी, वो वादा पूरा करने में वो नाकाम है, और इस बात को छुपाने के लिए वो आरोप कांग्रेस के ऊपर डाल रही है। हमारे जैसे जो लोग हैं, समाज के भीतर जो गड़बड़ियां रही हैं पहले भी, उस पर भी सवाल उठाए हैं, आज जो है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, और कल को जो सरकार बनेगी वो भी इन सवालों पे यदि काम नहीं करेगी तो उस पर भी हम सवाल उठाएंगे। हम ये कह रहे हैं, दो दलों में बांट करके जिस तरीके से एक फॉल्स बाइनरी, जिसको हिंदी में कहते हैं एक नकली युग्म तैयार करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह किया जा रहा है। जानबूझ करके कांग्रेस बीजेपी करके, जानबूझ करके 2014 से पहले और 2014 के बाद इस तरीके का लाइन खींच करके जनता के जो असल सवाल हैं, इतने दिन हो गए हैं हमको आज़ाद हुए, अभी लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है? लोग जैसे तैसे करके अपना ज़मीन बेच करके, माँ का जो है जेवर गिरवी रख करके, अपना दुकान गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं प्राप्त करता है। तो क्या बेकारी का सवाल नहीं उठाना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है कि प्रधानमंत्री आप हैं और सवाल आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह से पूछने के लिए। जनता ने आपको आशा और उम्मीद के आधार पर वोट किया था,
और आप जो है अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर डालना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि मोदी जी हर बार अपने भाषण में बोलते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में 6 साल अटल जी का भी है, जिनका अस्थि कलश लेकर के वो गांव-गांव घूम रहे हैं। उस 6 साल को भी ये काउंट नहीं करते हैं। और पिछले 70 साल में यदि कुछ नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या हम टीवी पे बैठ करके, आप जो है मुंबई के स्टूडियो में हैं और मैं महाराष्ट्र के बात कर रहा हूं, क्या ये 4 साल में हो गया है? क्या 4 साल में एम्स बना है? 4 साल में IIT बना है? 4 साल में मेट्रो ट्रेन आया है? 4 साल में हम चंद्रमा पे गए थे? चंद्रमा पे हम आज नहीं गए हैं ना, राकेश शर्मा बहुत पहले चंद्रमा पे चले गए थे। तो हम प्रगति के राह पे भी आगे बढ़े हैं, लेकिन जो गड़बड़ियां थी तब भी सवाल उठाए जाते थे। आज भी हमारे साथ जो गलत हो रहा है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल को गुमराह करना ये जनता के खिलाफ एक साजिश है और हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको कमजोर करके संविधान की जो उद्देशिका है, जो उसका निर्धारित किए गए हैं, उसको भटकाने का प्रयास किया। कन्हैया जी, कब तक हम ऐसे सवाल करते रहेंगे? क्या हम कभी इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे? हम सिर्फ सवाल नहीं करते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो उसके साथ समाधान भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो हल होना चाहिए, तो बेरोजगारी का मुद्दा कैसे हल होगा? मान लीजिए कि आप बड़ी बड़ी कंपनी को 10,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज देते हैं, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया अगर छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे तो ज्यादा अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सवाल यह है कि आज तो कोई बात ही करने को तो यही कह रहे हैं, जब हम जनता के योजना जो है यही तो है। कहने का काम हमारा है, करने का काम उनका है। अगर वो भी कहेंगे ही तो करेगा कौन? कहने का काम हमारा इसलिए है कि आपको कन्हैया जी लगता है कि आजादी नहीं है हमारे देश में, हम अभी भी गुलाम हैं इन सभी बातों से? ऐसे लगता है आपको? आप क्यों कहते हैं कि देश में ऐसी स्थिति है कि एक इमरजेंसी है? देखिए, आजाद हैं हम, ये बात हम नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको एक स्कूटी खरीद के दिया, लेकिन उस स्कूटी में आपको चलने के लिए रोज तेल डलवाना पड़ता है। उसका टायर पंक्चर हो जाए तो आपको उसका पंक्चर ठीक कराना होता है। रोज सुबह उठ करके आप उसको साफ करते हैं। हमारा आज़ादी का मतलब यही है कि जो आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली है और उसके बाद 1950 में जो हमारा संविधान लागू, उस लक्ष्य को हम अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर आज़ादी पसंद लोग आज़ादी की बात नहीं करते रहेंगे तो गुलामी हमारे थोपने वाले लोग जो हैं, जो हमारे ऊपर गुलामी थोपना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए आज़ाद देश में भी आज़ादी की बात करते रहने की ज़रूरत है। और रही बात इमरजेंसी थोपने की, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज देखिए किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला है, लेखकों के ऊपर हमला है। महाराष्ट्र के ही 2 महान व्यक्तित्व डॉक्टर दाभोलकर और पानसारे की जिस तरीके से हत्या की गई, वो लिख रहे थे, जो समाज में रूढ़िवादिता है उसके खिलाफ लिख रहे थे, जो कमजोर तबके के लोग थे उनके हक अधिकार की बात कर रहे थे, उनको किस तरीके से जो है मौत के घाट उतारा गया, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की गई। जिस तरीके से हमने राजस्थान में देखा कि माननीय कोर्ट के ऊपर चढ़ करके लोगों ने तिरंगा झंडा हटा करके एक खास रंग का झंडा जो है वो लगा दिया। जिस तरीके से आज पूरे देश में डर का माहौल पैदा किया गया है। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार को उनके काम से निकाला गया और लेटर में ये लिखा गया कि आप जो है सकते हैं, क्यों हम प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते हैं? प्रधानमंत्री जी यदि मोदी हैं तो उनका नाम लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उनसे सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू नहीं है ना कि हम नेहरू का नाम लेंगे और नेहरू जी से सवाल पूछेंगे। तो ये जो परिस्थिति पैदा की गई है वो हमारे देश को संवैधानिक मूल्यों से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अघोषित आपातकाल देश के ऊपर लागू किया गया है। किसी को भी अपना हक और अधिकार मांगने का, सवाल पूछने का और समाज के अंदर जो गैर बराबरी है उस पर उंगली उठाने का हक नहीं दिया जा रहा है। और जो को चुप कराने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों आपने देखा कि दिन दहाड़े एक विद्यार्थी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने गोली चला दी गई और पूरे देश के भीतर जिस तरीके से भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि देश के भीतर एक अघोषित आपातकाल लगाने की कोशिश की गई है।